स्प्रिंग बूट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बूट बेसिक्स। फर्स्ट स्प्रिंग बूट बेसिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी अभी बेसिक के बाद एमवीसी के बाद जेपीए, ठीक है। देन उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी, बैच एपीआई, रेस्ट एपीआई, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो अभी स्प्रिंग बूट में बेसिक देखने जा रहे हैं। इसमें बेसिक समझने में आपको 1 वीक से कम ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस फटाफट इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक्स में वो देख लेंगे। तो जैसे प्रोफाइल्स क्या होते हैं, हाँ? प्रोफाइल्स बेसिक्स में प्रोफाइल्स, प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट रनर्स, YML फाइल एंड और एनोटेशंस, बेसिक एनोटेशंस, स्टीरियोटाइप एनोटेशन या और बेसिक में देखेंगे हम, सॉरी इसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका एमबीसी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें देखेंगे। और YML इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका यूज़ क्या है YML का, प्रॉपर्टीज फाइल, प्रोफाइल्स, इन्वायरमेंट्स कौन कौन से इन्वायरमेंट्स होते हैं हमारे, लाइक डेव इन्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए डेव इन्वायरमेंट्स, QA इन्वायरमेंट, QA UAT है ना, प्रोडक्शन, प्रोड इन्वायरमेंट। तो ये हमारे आईटी कंपनी के क्या है, कुछ इन्वायरमेंट्स है। वो तो इन्वायरमेंट्स कैसे हम हैंडल करते हैं स्प्रिंग बूट में वो देखेंगे। प्रोफाइल्स कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, रनर्स क्या होते हैं, YMLs, एनोटेशंस, ये सारी चीजें बेसिक्स में आएंगे, ठीक। बेसिक कवर होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी क्या है, स्प्रिंग एमवीसी में आपका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स से रिलेटेड चीजें हैंडल की जाएंगी। जो भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, तो जो भी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जो हैंडल करता है वो पेज एक एक जावा फाइल ही होती है। ये जावा फाइल रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। तो ब्राउजर किधर है, इधर, ये सपोज ब्राउजर है, ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके सर्वर पे, सर्वर रेस्पॉन्स रिटर्न करता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। ये क्या होता है, कंट्रोलर। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ, ये कंट्रोलर, इस पेज को बोलेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या होता है, कोई भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, ठीक है। तो यहाँ पास या तो ब्राउजर हो सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू भी हैंडल किया जा सकता है, या फिर कोई मोबाइल हो सकती है, मोबाइल से भी एप्लीकेशन, या कोई सर्वर, कोई मशीन, कोई डिवाइस, किसी से भी रिक्वेस्ट आएगी, जिससे भी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने वाला कौन है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये इसमें भी एक आपका लेयर होता है, क्लास होता है जो कनेक्ट करता है आपके डेटाबेस, जिससे डीबी से, डेटाबेस डीबी, ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए
रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, सारा प्रोसेस हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे जेपीए। जेपीए इसको क्या बोल देंगे? जेपीए। नेक्स्ट, एमवीसी में ब्राउजर से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम बनाएंगे कंट्रोलर, और स्प्रिंग डेटा जेपीए में टॉपिक जो कवर किया जाएगा वो जेपीए रेपोजिटरी होगी जो मैनेज करेगा डेटाबेस के साथ, डेटाबेस से डील करने के लिए जो भी डेटा स्टोर कराना है, फेच करना है, रिट्राइव करना है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जेपीए की। नेक्स्ट आता है इसमें डेटा। डेटा है ना, डेटा क्या होता है? डेटा, डेटा चलिए आपके यूज करते हैं कोई क्लास, है ना, क्लास, कोई क्लास एक्चुअली सभी है बट एक नॉर्मल क्लास जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट डॉट डॉट डॉट, ये सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। तो एक सिंगल स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की बात अगर करते हैं, सपोज मान लो एक सिंगल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकंड रजिस्ट्रेशन करो, स्टूडेंट का डेटा प्रोवाइड करो, मींस गेट ऑल रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्ले या रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, display all details, find one record, one record, find one record, remove details या फिर remove record, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये एक कोई भी क्लास स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? रजिस्ट्रेशन, कि आप स्टूडेंट का डेटा रजिस्टर्ड, स्टूडेंट का डिटेल इसमें स्टोर करो, रजिस्टर्ड करो, डेटाबेस में स्टोर कराओ डेटा, डिस्प्ले करो ब्राउजर पे डेटा, फाइंड करो सिंगल रिकॉर्ड, रिमूव करो सिंगल रिकॉर्ड, रिमूव करो ऑल रिकॉर्ड। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेशंस है। तो क्या काम करना है स्टूडेंट पे? तो एक स्टूडेंट पे ये हमारे मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं। तो सेम ऑपरेशन क्या एम्प्लॉय के साथ भी होगा? एम्प्लॉय अगर आपने क्लास बनाया है तो आप चाहेंगे ना इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? यस। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का डिटेल एड्स करो, एम्प्लॉय का सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करो, एम्प्लॉय का ऑल रिकॉर्ड्स फाइंड करो, एम्प्लॉय के सारे। तो सेम ऑपरेशन है ना, सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है किस पे? एक सिंगल रिकॉर्ड पे, सिंगल डेटा। ये इसको बोलते हैं क्लास। क्लास को स्प्रिंग बूट में क्लास नहीं बोला जाता है, यहाँ पास इसको बोलते हैं एक एंटिटी, इसको बोलते हैं एंटिटी या फिर मॉडल। एंटिटी और मॉडल क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पास बताता हूँ। पोजो एंटिटी या फिर मॉडल, और एक आता है जावा बीन, है ना, जावा बीन्स। तो काफी डिफरेंट सिनारियो है, आपको मालूम होगा। पोजो होती है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट जो कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जावा बीन जो यूज किया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में है, किस डेटा को सिंक्रोनाइज्ड किया
सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। बट फिर भी ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है जावा बीन। तो एंटिटी एंटिटी की बात करें तो एंटिटी या फिर मॉडल, ये कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। तो स्प्रिंग बूट में हम जो क्लासेस बनाएंगे वो क्लास कैसे, जो क्लास होती है उस नॉर्मल क्लास को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी क्लास, एंटिटी या फिर मॉडल क्लास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, इसमें स्प्रिंग बूट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, हाँ, इसमें इस क्लास का, सपोज हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यस, आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर, राइट। आईओसी कंटेनर को क्या पास करना है आपको, एक क्लास, एक क्लास स्टूडेंट। क्या आईओसी कंटेनर सिर्फ क्लास से समझ जाएगा कि इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? नहीं, उसके लिए क्या प्रोवाइड करना होगा आपको, आईओसी बीन्स या फिर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बीन एक्सएमएल जो है स्प्रिंग बूट सपोर्ट नहीं करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्प्रिंग बूट से एक्सएमएल को रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन काफी क्या होती है, लंबी हो जाती है। तो इसलिए स्प्रिंग बूट सपोर्ट नहीं करता, स्प्रिंग बूट यूज नहीं करता है किसको, बीन्स को, एक्सएमएल फाइल्स को, ठीक है। तो आईएससी कंटेनर को रिक्वायरमेंट क्या है, एक क्लास, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीपल अप्रोचेस है। हाँ, फर्स्ट अप्रोच एक्सएमएल, दूसरा जावा बेस्ड, तीसरा नोटेशन, है नोटेशन, जावा बेस्ड एनोटेशन। तो ये दोनों चीजें को तो आपको समझ में आ गया कि इससे हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, काफी लंबी अप्रोच है। तो एनोटेशन बेस्ड पे, तो एनोटेशन बेस्ड में क्या करना होगा इस क्लास पे, एक सिंपल कंपोनेंट जैसे ही आप इस पे मेंशन करेंगे तो आईएससी कंटेनर इसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इंटरनली, ठीक है। और इसकी डिपेंडेंसी भी खुद ही हैंडल करता है। तो कैसे हैंडल करता है वो सारी चीजें बताएंगे। फर्स्ट, अभी आपको फर्स्ट स्टेप समझना है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, एट द रेट कंपोनेंट का यूज क्या है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। ये रखा है, वो लगा देना, दरवाजा लगा देना उधर से। तो जैसे ही ये दोनों उसको मिलता है एक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पास हो गया एनोटेशन, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी क्लास। तो ये स्प्रिंग ऐसे कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेडी कर देता है, ठीक है। तो इस क्लास को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे, मॉडल, मॉडल या फिर एंटिटी। एंटिटी कब बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अभी सिंपल मॉडल क्लास समझो, एंटिटी, तो एंटिटी का यूज क्या होता है, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है हाइबरनेट की। हाइबरनेट प्रोवाइड करता है एंटिटी, वो ऑटोमेटिक टेबल्स को क्रिएट करना, उसके कॉलम्स क्रिएट करना ऑटोमेटिकली, इसको सारे डेटा सेट करना, सब कॉलम का नेम सेट करना, प्राइमरी की जनरेशन, ऑटो जनरेशन, सब कुछ हैंडल करता है एंटिटी क्लास। तो एंटिटी के बारे में जेपी में बताएंगे, ठीक है। अभी ये समझो, डेटा क्या होता है, मॉडल, इसको क्या बोलेंगे, मॉडल। मॉडल एक क्लास जो है सिंपल, तो स्टूडेंट का मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, और एम्प्लॉय एक क्लास है, इसको भी मॉडल बोलेंगे, प्रोडक्ट भी मॉडल। तो यहाँ जो एमवीसी एक प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा, एमवीसी, एम मीन्स
ये मॉडल की बात की जा रही है। एम मीन्स मॉडल, एम मीन्स मॉडल, डेटा, ठीक है, मॉडल मीन्स डेटा, मॉडल, एम मीन्स मॉडल, वी मीन्स व्यू, सी मीन्स कंट्रोलर। ये क्या है? कंट्रोलर है। तो इसी को बोलते हैं एमवीसी। तो मॉडल, मॉडल प्लस कंट्रोलर प्लस व्यू, व्यू मीन्स प्रेजेंटेशन, चाहे आपका HTML पेज हो या फिर HTML या फिर थाइमलीफ या फिर रिएक्ट या फिर एंगुलर, व्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? व्यू। तो इसको इसी सेम कॉन्सेप्ट बोलते हैं MVC, MVC व्यू। ठीक है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। समझ में आया MVC क्या है? ठीक है, तो MVC नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद MVC नेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपको क्या? JPA। JPA का काम क्या है? डेटाबेस के ऑपरेशंस को हैंडल करना। क्या क्या ऑपरेशंस है? सर्विस, सर्विसेज क्या होती है? जिधर बिजनेस लेवल, बिजनेसेस जो लॉजिक लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हैं, लाइक अभी स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल समझो ना, ठीक है, बता रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास डेटा है, मॉडल, स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट, ठीक है। और इसके लिए इसको हमें इसका रिकॉर्ड स्टोर करना है डीबी में। ये हमारे पास डेटाबेस है, डीबी, सॉरी डेटाबेस, ये हमारा डीबी, ठीक है। तो स्टूडेंट मॉडल, इसको बोलोगे मॉडल, ये मॉडल, इस मॉडल को डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो डेटा कौन पास करता है? या फिर कोई ब्राउजर से डेटा आएगा हमारे पास, या फिर किसी एप्लीकेशन, कोई मशीन, कोई सर्वर, कोई दूसरा सर्वर है जो हमें डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो सिनेरियो आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी केस हो सकता है डेटा आपके पास आने के, ब्राउजर से या फिर किसी अदर एप्लीकेशन से या किसी अदर सर्विसेज से। नेक्स्ट, अब इसको हैंडल करने वाला कौन है? कंट्रोलर। इसको हैंडल कौन करता है यहाँ? कंट्रोलर। कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ रिक्वेस्ट को हैंडल करना, लॉजिक एग्जीक्यूट करना, रिटर्न करना रेस्पॉन्स। अभी फर्स्ट इधर से क्या ऑपरेशन हो रहा? डेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। डेटा को, स्टूडेंट के डेटा को रजिस्टर्ड करो, ठीक है, स्टूडेंट के डेटा को रजिस्टर्ड करो। तो ये रिक्वेस्ट आई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये इसके जो ऑपरेशन है हमें बताने होते हैं किसको? जेपीए को। तो ये हमारे पास एक जेपीए है। क्या है? जेपीए, जेपीए रेपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। जेपीए रेपोजिटरी, जेपीए रेपोजिटरी को बताना है कि हमको रजिस्टर्ड करेगा। तो कौन बताएगा? जेपीए जेपी रेपोजिटरी ये क्या करता है? जो भी क्वेरी, जो भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाना, जो भी काम करना है, ये सब हैंडल करता है जेपी रेपोजिटरी। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इसका डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, ये जेपी रेपोजिटरी को कौन बताएगा? इसके लिए हम यूज करते हैं बिजनेस लेयर, जिसको बोलते हैं सर्विस। ये क्या है आपका? सर्विस, सर्विस लेयर। तो हमारे पास जब हम काम करेंगे स्प्रिंग बूट पे, तो आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी?
कंट्रोलर, सर्विस एंड रेपोजिटरी। कंट्रोलर ब्राउजर से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं। सर्विस, ये रिक्वेस्ट किस काम के लिए आई है वो लॉजिक एग्जीक्यूट किया जाएगा और रिडायरेक्ट किया जाएगा रेपोजिटरी को, रेपोजिटरी सेंड करेगा किसको, डेटाबेस में, ये डेटा को। ठीक, सिंपल है ना? यस। तो सर्विस की लॉजिक लिखनी है, ये लॉजिक होगी, बट कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे ये डायरेक्टली एक क्लास से दूसरे क्लास में हम इंजेक्ट नहीं करा सकते हैं। मैंने स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न आपको बताया था। स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि आपको किसके थ्रू कनेक्ट करना है, क्लास के थ्रू या फिर इंटरफेस। तो यहाँ आप एक इंटरफेस डिजाइन करेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न याद है? बोलो यार। तो ये एक क्लास है, कंट्रोलर एक क्लास है, सारी क्लासेस हैं, ठीक है। ये क्लास है, मीन्स जावा फाइल है, सिंपल आप जावा ले लो, कंट्रोलर डॉट जावा, ये एक जावा फाइल, ये सभी जावा फाइल है, ये भी एक जावा फाइल है और ये भी जावा फाइल है, ठीक है। सारे के सारे जावा फाइल्स हैं, जावा फाइल। लेकिन एक एक क्लास दूसरे क्लास से डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते क्योंकि टाइट कपलिंग होती है। तो हम क्या यूज करेंगे इसके बीच में, इंटरफेस। तो इंटरफेस ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सर्विस इम्प्लीमेंट किया गया इस इंटरफेस से। इस इंटरफेस को बाइंड किया गया है किससे, इस कंट्रोलर से। इस कंट्रोलर से ये कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजेगा, इसके थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा और ये सर्विस बाइंड किया जाएगा किससे, रेपोजिटरी से, और ये रेपोजिटरी बाइंड करेगा किससे, डेटाबेस से। तो यहां से जो भी रिक्वेस्ट आएगा ब्राउजर से सर सर्विस का जो भी वर्क क्या है सर? ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी, सर्विस बता रहे हैं, देखो सुनो, बता रहे हैं, ध्यान से देखो, फ्लो समझो, सब बता रहा हूँ, ठीक है। सर्विस का काम क्या है, जेपीए का काम क्या है, सभी बता रहे हैं। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आया, सपोज मान लो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है यू स्टूडेंट का डेटा आईडी और नेम, ठीक है। नेम मान लो हेलो, कुछ भी ले लो अभी, आईडी और नेम हेलो। तो ये डेटा हमको होल्ड करना है किसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ये ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, मॉडल क्लास है। या फिर इसको अगर आप अलग अलग डिफरेंट मैनर में समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, दो अप्रोच है। इसको आप पोजो क्लास भी समझ सकते हो कि नहीं, ये हमारे पास सिर्फ प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सपोर्ट करता है, इस तरह से भी समझ सकते हो। या फिर उसको रिमूव करके एंटिटी भी समझ सकते हो, दोनों अप्रोच है। मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा जब हम एमवीसी पे काम करेंगे, जब कंप्लीट प्रोजेक्ट पे, मिनी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उस टाइम पे जेपीए में, या फिर एमवीसी और जेपीए दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद जब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे होता है। क्योंकि अभी जेपीए स्टार्ट भी नहीं हुआ, एमवीसी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ एमवीसी जेपीए का यूज किधर है, कैसे करते हैं, क्यों, ताकि आपको अंदर इंटरेस्ट आए, अच्छे से उस चीजों को समझें कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एमवीसी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, जेपीए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इंटरेस्ट आएगा तब आप क्लास को अच्छे से समझेंगे, है ना। मैं आपको सिर्फ एक फ्लो बता रहा हूं जो रिपीटेड है, आज मैंने बताया है, ये आपको लाइफ टाइम सेम कॉन्सेप्ट होगा। मेरे पास पुराने स्टूडेंट भी आज हमारे पास क्लास में आए हैं, जिन ब्रिजेश, क्यों ब्रिजेश? हाँ सर जी। ये वर्किंग है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कितने साल हो गए यार तुमको? 3.9 टोटल 3.9 वर्किंग। तुम हमारे पास लास्ट टाइम कब आए थे? 21 में, 22 20 में, 21 में नहीं 22 में कि 21 में आया था। 21 वाले बैच में हो तुम, है ना?
तो इस टाइम पे हम स्प्रिंग बूट की क्लास चल रही थी, तो उस टाइम पे चल रहा था स्प्रिंग बूट 1.x या 2.x 2.x आई थिंक, हाँ 2.x, हाँ 2.x पे था। ठीक है, तो अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ अपग्रेड हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी इन लोगों से पूछो मैंने कितना फ्लो बताया था सारी चीजों को, आज भी इन लोग को फ्लो पूरा याद होगा। क्यों यार ब्रजेश? हाँ सर याद है। इतना फ्लो, इतना प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, रियल टाइम प्रोजेक्ट, ये सब ही इन लोग करके गए थे कंपनी में। काफी मेहनत की इन लोग। ठीक है, चलो तो समझो, आपको ज्यादा नहीं, कितने दिन में इन लोग को याद हो जाएगा फ्लो ब्रजेश? रट जाएगा पूरा? क्यों ब्रजेश? 1 हफ्ता 10 दिन, 1 महीना? 1 महीना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग बूट में एमवीसी और जेपीए खत्म होने में 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि 20 डेज लगेंगे आपका। 20 डेज लगेंगे किसके लिए? जेपीए के लिए, और 2-3 डेज लगेंगे आपके एमवीसी के लिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो कुल मिला के ये तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें ही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जेपीए काफी प्रोजेक्ट पे हाई लेवल पे यूज होते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, हेलो, जेपीए और एमवीसी। आगे से कुछ बोल लेते हैं, आवाज नहीं आती इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, समझो। तो ये फ्लो जो बता रहा हूं, ये बच्चा भी समझ सकता है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है किसकी? कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस अप्लाई करो, लिंक करो, प्रोजेक्ट रेडी। जैसा बता रहा हूं वैसा आप बस कैच करो, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पास क्या है? क्लास है। कौन सी क्लास? एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास का डेटा आ गया यहाँ, सिंपल। अभी एंटिटी के बारे में बताएंगे, एंटिटी को अभी स्किप करो। से डिलीवर किया जा रहा है, सबसे पहले किसके पास आया डेटा? कंट्रोलर के पास, क्योंकि रिक्वेस्ट आई यहां से ब्राउजर से, इसका डेटा स्टोर करो। ठीक, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहां से पास किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके पास कौन सा मेथड है? इंटरफेस के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है? सर्विस क्लास। यहां इंप्लीमेंट किए गए। डेटा कहां मूव करो, सेंड करो डेटा? रेपोजिट जेपीए को जेप करना है, तो जेपीए रेपोजिटरी जो वर्क करता है वो एंटिटी पे वर्क करता है, ना कि प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट पे। अगर आप प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट जेपीए को दोगे तो कभी भी जेपीए डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा। क्या बोलेगा कि एंटिटी की रिक्वायरमेंट है। क्यों एंटिटी की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये क्लास एक ऐसी क्लास है, एक एंटिटी एक ऐसी क्लास है कि ये जाते ही डेटाबेस में यूजर को टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये टेबल खुद क्रिएट करता है। यूजर को डेटाबेस में, या डीबीए जो डेवलपर हैं उनको टेबल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कॉलम क्रिएट करने के लिए, ना प्राइमरी की सेट करना है, ना ही कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना। सब कुछ क्या होती है, इस एंटिटी क्लास को बताया जाता है। एक डेवलपर इस क्लास को ही बताता है कि हे क्लास, हे एंटिटी क्लास, आपको डेटा डीबी में जाते ही न्यू टेबल क्रिएट करना है, ऑटो जनरेटेड की जनरेट करना है। जो की पास किया जाएगा वहां से जनरेशन चालू, जितने रिकॉर्ड आएंगे 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली जनरेट करना है आप ही को। तो की कॉलम का नेम क्या सेट करना है, ये डिसाइड करेगा कॉलम का नेम। एक टेबल दूसरे टेबल से ज्वाइन होना है, किससे ज्वाइन होना है, किस क्लास से ज्वाइन होना है, ये सब ये एंटिटी का काम होता है। तो एक इसीलिए जेपीए इस समय मार्केट में डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि टेबल क्रिएट करने का झंझट नहीं है कि पहले से टेबल पहले क्रिएट करो फिर उसके बाद डेटा लाओ फिर स्टोर करो। नहीं,
जितनी क्लास के पास प्रॉपर्टी होंगी उसके बेस पे कॉलम क्रिएट किए जाएंगे। जो क्लास होगा एक क्लास एक टेबल क्रिएट किया जाएगा। जिससे इंटीग्रेट किया जा रहा वो इंटीग्रेशन, कौन सा क्लास इंटीग्रेट कर रहा है किस क्लास से, कौन सा डिपेंडेंट क्लास है, कौन सा इसको इससे बाइंड किया गया है, किसकी रिक्वायरमेंट है, ये सब एंटिटी का काम है। तो एंटिटी कैसे बनाते हैं ये जेपीए की क्लास में पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो हमने यहाँ से कन्वर्ट किया किसमें, जेपी एंटिटी पर इसको बनाया एंटिटी, और ये एंटिटी ले जाके डेटाबेस में स्टोर्ड। क्या आपको टेबल क्रिएट करना पड़ा? नहीं। कॉलम क्रिएट नहीं, कुछ नहीं क्रिएट करना, ऑटोमेटिक सब सेट कर देगा और डेटा ले जाके स्टोर कर देगा। इतना सिंपल है आपका स्प्रिंग बूट। कितना काफी इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल। तो ये कंट्रोलर जो कम्युनिकेट करता है किससे, ब्राउजर से, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एमवीसी। ये एमवीसी एरिया है। कौन सा एरिया है? यहां से यहां तक एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल, ये मॉडल कंट्रोलर एंड व्यू, इस पार्ट को बोलेंगे एमवीसी। ये हमारा है जेपीए, जावा परसिस्टेंट एरिया। ये जावा परसिस्टेंट एरिया, इस पार्ट में हमारा आएगा जेपीए का, जेपीए जावा परसिस्टेंट एरिया। ये पार्ट है आपका बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लेयर है, बिजनेस लेयर या सर्विसेज बोल सकते हैं, बिजनेस लेयर। ठीक है, इसको बोलेंगे कंट्रोलर लेयर, कंट्रोल करने का, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम है। बिजनेस लेयर, इसमें आप लॉजिक लिखेंगे क्या काम कराना है। ये आपका जेपीए, जावा परसिस्टेंट लेयर, जावा परसिस्टेंट एपीआई, जावा परसिस्टेंट एपीआई या जेपीए लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, रेपोजिटरी, ये सारे, ये आपका प्रोजेक्ट का फ्लो है। ठीक है, समझ में आया एमवीसी और जेपीए की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट में? आपको सेम सेम रिपीटेड ये कॉन्सेप्ट है। आपको टास्क दिया जाएगा क्या, मैंने टास्क दिया आपको स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट का डेटा रजिस्टर्ड करना, डेटाबेस में रजिस्टर्ड करना, स्टूडेंट का डेटा फेच करना, स्टूडेंट का डेटा रिमूव करना, ऑल ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन? क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन दिया तो आपको यहाँ पास ब्राउजर पे डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में। जावा फुल स्टैक स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट बैच आईडी बोलो यार तुम लोग का। स्प्रिंग बूट बैच आईडी क्या है तुम लोग का? स्प्रिंग बूट कौन सा है यार? SB12 B8, SB12 B8 ना, SB12 B8 लॉन्च। अरे वो एक लड़का कल आया था, अंकित, वाराणसी वाला। यस सर। आज नहीं है, बोल रहा था सर समझ में नहीं आ रहा। अरे ब्रजेश से पूछो, ब्रजेश बताएगा। हमारे यहाँ लोग आते थे दूसरे इंस्टीट्यूट से, क्यों ब्रजेश, स्टार्टिंग में तो मेरी क्लास में मेथड बनाने की बारी आती थी तो सब बोलते थे, सब भाग जाते थे आधे क्लास, बोले ये कैसा मास्टर है यार। स्प्रिंग बूट में मेथड बनवा रहा है। क्यों ब्रजेश, याद है? हाँ सर।
मेथड एकदम बेसिक सा मेथड स्प्रिंग बूट में नहीं बना पाते थे, समझे? क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं था ना उनका। अब जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा इतना डेप्थ में कैसे समझेगा यार? हाँ, आप लोग तो बेस एकदम स्क्रैच से एकदम मास्टर होके आ रहे हैं। कोर जावा, जावा 8, जेडीबीसी, सर्वलेट। तो आप लोगों के लिए इजी है, लेकिन दूसरे बंदा अगर कोई आएगा तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट है समझना। मेरी क्लास सही है ना? मेरी क्लास जल्दी माइंड में, इसीलिए आते ही भाग जाते हैं लोग। या तो फिर जिसको करना है वही कर पाएगा, जिसको अगर टिकना है कि हाँ इंडस्ट्री में मेरे को काम करना है या लाइव बनानी है, तो वही टिकेगा। नहीं तो मेरे यहाँ तो क्या है कि मैं सीधा क्लास में पूछ लेता हूँ। वो तो तुम लोग को तो, हाँ हाँ, मेरे लेक्चर सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। जिसको वाकई में जिंदगी में कुछ करना है तो वही कर पाएगा। ब्रजेश लोग से पूछो, उस टाइम पे मैं कितना स्ट्रिक्ट हुआ करता था, सीधा। सीधा बहुत बेस वीक था ना, बहुत ज्यादा वीक था उन लोग का बेस। पढ़ाते पढ़ाते 2 महीने की क्लास इन लोग 3-3 महीने लेते थे, 3-4 महीना। हाँ, तो आदिल का तो अभी तक ही कुछ उसका समझ वो में तो आई नहीं है। अभी तक छोड़ ही दिया लगता है, वो समझ ही नहीं पाए। तो मैं वो आदित्य लेक्चर में हाँ, क्या मांग रहा था तुमसे लेक्चर? लेक्चर में वो सो जाता था ना, अब जब भी था अपने साथ। हाँ, सुबह की क्लास में, हाँ, सुबह की क्लास में सो जाता था, बताओ। समझे? क्योंकि इन लोग का बेस भी थोड़ा वीक था, चीजों को समझाना, बहुत समझाना पड़ता था मुझे। चलो, तुम लोग की दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग तो एकदम कोर से आ रहा, कोर कॉन्सेप्ट कवर करके आया, ठीक है। इस बैच में प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए क्योंकि सब सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं। और ब्रिजेश लोग आए थे तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से घूम के आए थे, क्या यार ब्रिजेश? हैं? हाँ सर, अभी वहाँ पे भी बंदे लोग कम हो गए समझ लो, सबको अरे पता चले। अच्छा, वापस कम हो गए। वहाँ बहुत कम हो गए इसलिए। हाँ, सब इस समय क्या है, मार्केट थोड़ा सा डाउन चल ही रहा है, लड़के इसलिए आ भी नहीं रहे। और हमारे यहाँ तो ये सीन ही है, 10, 12, 15, इससे ज्यादा तो लड़के रेफर ही नहीं करते हैं। बोलते नहीं सर, ज्यादा रेफर कर देंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। देखो, आकित हो गया, आयुष हो गया, इन लोग को मैं बोलूंगा रेफर करने के लिए ना, स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर अभी नहीं, रेफर नहीं करेंगे, हम लोग प्लेस हो जाएंगे तब रेफर करेंगे। नहीं तो सर आप हमारे ऊपर ध्यान कम दोगे, हाँ? कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, समझे ब्रजेश? इन लोग का ये माइंड सेट है। कंपटीशन नहीं बढ़ाना, खुद पढ़ना है। पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिए इन लोग ने। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, समझो। तो एक सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं मैं, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। कौन सा हमारा है? न्यू ओपन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। मालूम ही है स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, पेरेंट प्रोजेक्ट ऐड करने। तो यहां मैं अभी एक सिंपल आपको वेब एप्लीकेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। काम बिल्कुल अभी अभी आपको बताएंगे नहीं, अभी एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं बता रहा हूं। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को मैं बताऊंगा। जो जैसा भी मैंने फ्लो बताया ना, वैसा सेम हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, पूरा लॉजिक लिख के, ठीक है? अरे बोलो यस। हाँ, तो एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना ना डरना
कि सर क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे हो गया सर, कैसे कर दिए, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए करंट ऑपरेशन बनाने जा रहा हूँ, फिर इसी के बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग इतने मेच्योर हो कि मेरा प्रोजेक्ट समझ जाओगे, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक मैं सिंपल करंट ऑपरेशन बनाने जा रहा हूँ, लाइक स्टूडेंट का डिटेल लेके। ठीक है, स्टूडेंट या एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स या यूजर ले लो। ठीक है, सिंपल यूजर नाम का डिटेल्स, वेयर पैकेजिंग। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं बस अभी आ रहा हूँ वॉशरूम से, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। हाँ बस एक। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। समझो, सबसे पहला स्टेप, पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर इसके बाद कंट्रोलर, देन इसके बाद बिजनेस लेयर, उसके बाद जेपीए रिपोजिटरी, उसके बाद डेटाबेस, सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो यूजर, सॉरी प्रो यूजर मैनेजमेंट है ना, तो प्रोजेक्ट नेम क्या है? यूजर मैनेजमेंट ऐप, यूजर मैनेजमेंट ऐप। टाइप, कल मैंने बताया था कौन सा टाइप लेंगे पैकेजिंग के लिए, क्योंकि हम पेरेंट प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट, हाँ पेरेंट प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए मैवन प्रोजेक्ट, मैवन। देन पैकेजिंग वेयर फाइल, वर्जन 17, लैंग्वेज जावा, ग्रुप आईडी AIT.com, यूजर मैनेजमेंट एक्ट, आर्टिफैक्ट, वर्जन नो इशू, डिस्क्रिप्शन एज इट इज छोड़ दो, पैकेज नेम बेस पैकेज AIT.com बेस पैकेज। ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज भी कर सकते हो, org.organization, org.ait.com, लेकिन बेस पैकेज जो होगा AIT.com, कुछ भी आप रख सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन का है और ये हमारा बेस पैकेज है। ठीक है, बेस पैकेज। नेक्स्ट डिपेंडेंसीज। अच्छा, अब हमें डिपेंडेंसीज 4 ऐड करनी है, तो हमको वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना है। तो एक सिंपल स्टार्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन सा स्टार्टर? वेब के लिए स्प्रिंग वेब। स्प्रिंग वेब अगर आप ऐड करते हो तो ये सारा जार आपके प्रोजेक्ट में, मीन्स रेपोजिटरी, डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना है, सारे काम खुद करे, तो इसके लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए है ना। क्या है? स्प्रिंग डेटा जेपीए। नेक्स्ट स्प्रिंग डेटा जेपी, यह देखो दो दो डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया है, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग वेब। हमें रिक्वायरमेंट है ड्राइवर, कौन सा डेटाबेस चाहिए, ओरेकल डेटाबेस चाहिए या डिफॉल्ट H2 डेटाबेस। तो डिफॉल्ट H2 डेटाबेस हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी माई एसक्यूएल ड्राइवर, माई सीक्वल हमारे पास डेटाबेस है, ये माई सीक्वल, इससे कनेक्ट करेंगे, तो माई सीक्वल डेटाबेस। नेक्स्ट, और डिपेंडेंसी क्या चाहिए, स्टार्टर क्या चाहिए? लॉम्बॉक, हेलो लॉम्बॉक। लॉम्बॉक किस लिए? सेटर, सेटर हैंडल करता है, सेटर एंड गेटर्स हैंडल करता है सारे। और क्या बचा? बस, और कुछ? डेव टूल, चलो डेव टूल नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। डेव टूल का सिंपल यूज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल यूज रीस्टार्ट करता है हमारे सर्वर पे। तो इतना सारी चीज डिपेंडेंसी ले लें, लॉम्बॉक, स्प्रिंग डेटा जेपीए, माई एसक्यूएल एंड स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग वेब। नेक्स्ट एंड फिनिश। import get cloud। क्या हुआ? कोई एरर आया क्या?
फिर से लेते हैं यूजर मैनेजमेंट Maven, यूजर मैनेजमेंट नेक्स्ट एंड डिपेंडेंसी ऐड करते हैं Lombok, स्प्रिंग वेब, MySQL एंड स्प्रिंग डेटा JPA, नेक्स्ट फिनिश import getting started counter has encountered problem cannot cross found exception कौन सा कॉमन्स org फाउंड नहीं हो रहा 1 मिनट स्टार्टिंग वेब नेक्स्ट वेब अच्छा 1 मिनट रीस्टार्ट करते हैं STS को जावा फुल स्टैक चलिए 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा इसका फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं पैकेज आईडी क्या है OS सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है यार कुछ वार्निंग दे रहा वार्निंग है OS में ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वार्निंग है रीस्टार्ट करना होगा 1 minute and task चलो ठीक है देख लेंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है क्या है आपका जावा फुल स्टैक और क्या नाम है जावा फुल स्टैक में बैकएंड स्प्रिंग बूट मेटा एप्लीकेशन ये क्रिएट हुआ क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं स्प्रिंग बूट बैकएंड आपके बैच आईडी में तो नहीं है ओल्ड बैकएंड स्प्रिंग बूट ये तो क्रिएट नहीं हुआ ना ऐप डेमो ये तो था ही नहीं सर न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर लो सर फोल्डर लग रहा है मिसमैच हो गया हाँ इसका मुझे वही लग रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है तो एक इसको रिमूव करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट वर्कस्पेस का नेम क्या है बैच आईडी क्या है SB12 और B8 SB12 B8 बैच Spring Boot workspace Spring Boot workspace Spring Boot workspace ठीक है इसको सिलेक्ट करते हैं ब्राउज Java full stack backend SB12 Spring Boot workspace select and launch
मेटा डेटा क्रिएट हुआ, यस, ओके। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वापस से, स्टार्टर, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम क्या है, यूजर मैनेजमेंट, यूजर ऐप, यूजर मैनेजमेंट ऐप, जावा, मेवन, जारवेयर 17, org.ait.com, user management, and base package ait.com. Next, web spring वेब डिपेंडेंसी, फर्स्ट अभी एक ही डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, बाद में सारे ऐड कर लेंगे, ठीक। स्प्रिंग वेब, नेक्स्ट, फिनिश। कुड नॉट क्लोज फाउंड, एरर क्यों आ रहा? अभी कल तो क्रिएट हुआ था। डिटेल्स, क्लास नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, अपाची आरजी, एब्स्ट्रैक्ट कॉमन डिटेल्स, इनिशियलाइजर वर्क नहीं कर रहा। अच्छा चलो ब्राउजर पे आते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ से। स्प्रिंग IU इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या है। काफी स्लो चल रहा है, किस रीजन से चल रहा है? मेरा OS में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, वार्निंग, अपडेट करना पड़ेगा क्या? कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। मेवन, जावा, ग्रुप ID org.ait.com, org.ait.com, और प्रोजेक्ट नेम यूजर मैनेजमेंट सर्विस, यूजर मैनेजमेंट सर्विस, प्रोजेक्ट नेम, बेस पैकेज ait.com। जावा वेयर जनरेट, सॉरी, वेब ऐड डिपेंडेंसीज, वेब ऐड, गो टू फोल्डर, इसको चलते हैं Ctrl+X, पैकेज, जावा फुल स्टैक, बैकएंड, स्प्रिंग बूट, वर्कस्पेस, और पेस्ट, और इसको करते हैं हम
एक्सट्रैक्ट यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन और इसको रिमूव और यूजर मैनेजमेंट सर्विस को यहाँ सेव। यूजर मैनेजमेंट सर्विस 2 बार आगे क्या SRC यस कंट्रोल X इसको कंट्रोल V ट्राई अगेन। कंट्रोल X ठीक है। import existing myvan existing project MVN myvan existing myvan project browse user management service pom.xml next and finish। Spring Boot 17 download jar initializer ओके फाइन application.property ठीक है। सब कुछ चल रहा है बट पता नहीं क्यों क्रिएट नहीं किया STS लास्ट टाइम। ठीक है चलो कोई इशू नहीं, सारे स्टेप आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, कब क्या प्रॉब्लम आएगी तो, है ना। सब कुछ सीखने को मिलता है, कभी क्या प्रॉब्लम कर दे। ठीक है pom.xml में STS एक्लिप्स पे काम कर रहे हैं। STS क्या है मेनली ये स्प्रिंग बूट के लिए ज्यादा अच्छा है, ये बढ़िया। ठीक है ये क्या है वेब डिपेंडेंसी मिल गई, तो इस पे हमें क्या रिक्वायरमेंट किस चीज की है, JPA की और हाँ स्टार्टर। कौन कौन सा स्टार्टर चाहिए, JPA MySQL ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, हाँ लंबॉक राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पास स्प्रिंग मिलेगा। आप प्रोजेक्ट पे देखो, इधर प्रोजेक्ट में जाओ राइट क्लिक करो, नीचे मिलेगा स्प्रिंग। स्प्रिंग में आप आएंगे ऐड स्टार्टर ऐड डेव टूल्स, ऐड स्टार्टर पे क्लिक करो, देखते हैं ऐड करता है या नहीं। यहां सर्च करो स्प्रिंग डेटा JPA, क्लिक और स्प्रिंग डेटा JPA और MySQL ड्राइवर। अभी दो चीजें ऐड करते हैं फिर से XML, क्योंकि pom.xml में ऐड करना डिपेंडेंसी। pom.xml नेक्स्ट फिनिश ऐड हो गया हमारा स्प्रिंग डेटा JPA। यहाँ देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA MySQL कनेक्टर J है ना, MySQL कनेक्टर और स्प्रिंग बूट स्प्रिंग डेटा JPA। तो ये सारी चीजें आपने ऐड कर ली।
लॉम्बॉक एक्चुअली हमें ऐड करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। ऐड स्टार्टर, लॉम्बॉक, नेक्स्ट एंड फिनिश। लॉम्बॉक एपीआई, ठीक है। तो हम जो भी हमें रिक्वायर्ड जार थे हम लोगों ने स्टार्टर हमने ऐड कर दिए स्टार्टर, और इसने क्या किए सारे जार्स को क्या किया यहाँ पर डाउनलोड कर दिया। डिपेंडेंसीज, ये डिपेंडेंसीज है, ये हायरार्की है, ये देखो कितने सारे जार्स इसने ऐड कर दिए। हाँ समझ में आया कितना सारा काम आपका रिजॉल्व कर दिया। मैनुअल काम करना होता तो ठीक है। हमें चाहिए कॉन्फ़िगर करना है सर्वर। अगर आप सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 देगा, आप चाहे तो आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं लास्ट में, इसमें लास्ट में आते हैं यहाँ। अभी हमें हायरार्की समझना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिया जाएगा क्या, जब आप प्रोजेक्ट सर्वलेट इनिशियलाइजर, नाम सुने हो सर्वलेट इनिशियलाइजर का? यस, देखो सर्वलेट है, एक सिंपल सर्वलेट, ठीक। सर्वलेट ये क्या, कौन सा सर्वलेट है? ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए जब आप यूज करेंगे क्या वेब एप्लीकेशन तो सर्वलेट इनिशियलाइजर देगा। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन यूज करेंगे तो सर्वलेट इनिशियलाइजर नहीं, सिर्फ मेन मेथड रहेगा। तो सर्वलेट का एक सिंगल पेज स्प्रिंग बूट में ऐड किया गया है, क्या काम करने के लिए? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। तो ये किसकी कैपेबिलिटी है? सर्वलेट की। सर्वलेट के अंदर वो कैपेबिलिटी है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करने के लिए, इसलिए स्प्रिंग बूट में एक सिंगल पेज रखा गया है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करने के लिए, जो कि कंट्रोलर इंटरनली हैंडल करता है। तो कंट्रोलर को पास किया जाता है रिक्वेस्ट, किससे? डिस्पैचर सर्वलेट से होके आता है। तो मैं एमबीसी में पूरा फ्लो बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं। तो एक बेस पैकेज को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? एक बेस पैकेज AIT.com, ओहो क्या हो गया, ATI हो गया, चलो। और SRC मेन रिसोर्स, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन प्रॉपर्टी मिलेगी, मैवन टारगेट, सारी चीजें मिलेगी। तो बेस पैकेज में राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। न्यू पैकेज, फर्स्ट पैकेज कंट्रोलर हमें ऐड करना है, सॉरी मॉडल भी लिख सकते हैं या फिर एंटिटी लिख सकते हैं। एंटिटी, JPM यूज कर रहे हैं तो एंटिटी लिखेंगे। तो एंटिटी एक पैकेज, दूसरा पैकेज एंटिटी के बाद कंट्रोलर, नेक्स्ट कंट्रोलर के बाद बोलो यार, कंट्रोलर के बाद कौन सा है? रेपोजिटरी, JP रेपोजिटरी, नेक्स्ट बोलो, और सर्विस यूजर सर्विस, जिसके अंदर रखेंगे सर्विस, और बोलो, ठीक है। एंटिटी हो गया, कंट्रोलर हो गया, रेपोजिटरी, सर्विस। डायग्राम में देखो, ये हमारा एंटिटी हो गई, जितनी सारी ऑल एंटिटीज। क्या सिंगल होगा हमारे प्रोजेक्ट में? एक ही एंटिटी होगा? नहीं, मल्टीपल, एक से ज्यादा एंटिटी, 1 2 3 4 5 6 7, जितने एंटिटी होंगे सारे एंटिटी फोल्डर में जाएंगे। क्या सिंगल कंट्रोलर होगा? नहीं, मल्टीपल कंट्रोलर होगा, 1 2 3 4 5, मल्टीपल कंट्रोलर। तो सारे कंट्रोलर डिपेंड करता है कौन सा कंट्रोलर कौन सा एंटिटी किससे कनेक्ट करता है, उसके हिसाब से कंट्रोलर पैकेज बनेंगे। तो वो भी बताएंगे आपको, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताएंगे। बिजनेस लेयर सर्विसेज, तो कौन सा सर्विस किससे कनेक्ट है, तो सर्विसेज बताएंगे। तो पर मॉड्यूल 1 सर्विसेज, पर एंटिटी 1 टेबल, पर जो एंटिटी जो रिक्वेस्ट आ रही है, पर मॉड्यूल कंट्रोलर, मल्टीपल कंट्रोलराइज करोगे आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में। आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो आप उसको कैसे
सॉल्व करोगे कि मुझे कितनी एंटिटी की रिक्वायरमेंट है, कितने इसमें कंट्रोलर्स बनेंगे, कितने सर्विसेज बनेंगे, कितनी रिपोजिटरी बनानी है, रिपोजिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कितने टेबल्स बनेंगे, कैसे ज्वाइन किए जाएंगे, सब एनालाइजेशन बताऊंगा। ठीक है, कैसे एनालाइज करोगे A to Z प्रोसेस। अभी एक सिर्फ फ्लो बता रहा हूं कि आपको जब मैं स्क्रैच से डेप्थ में सारी चीजें बताऊं तो उस टाइम पे आप बोर ना हो। ठीक है, तो यहां एक कंट्रोलर फेमिलियर कर रहा हूं, सिंपल आपको फेमिलियर सारी चीजों से। तो एक कंट्रोलर क्लास, कौन सा कंट्रोलर, यूजर, जो भी मॉड्यूल का नेम होगा, यूजर मॉड्यूल बना रहे हैं तो यूजर से रिलेटेड सारी चीजें, स्टूडेंट मॉड्यूल बना रहे हैं तो स्टूडेंट से सारा नाम रखेंगे। रीजन ये है क्योंकि हमारे पास 100 क्लासेस होंगी, तो कैसे सॉर्ट करेंगे, सर्च कैसे करेंगे, किसको कैसे बाइंड करेंगे, तो इसलिए सबका नेम जो होगा, जो मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल से शुरू होगा। ठीक है, तो यूजर मॉड्यूल, यूजर कंट्रोल प्रोसेस मेरा नहीं है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, सारे प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। यूजर कंट्रोलर, नेक्स्ट एंड फिनिश, ये एक कंट्रोलर बन गया। कैसे पता चलेगा, इस कंट्रोलर को बताने के लिए आपको यूज करना होगा @annotation controller, @controller। @controller, कंट्रोलर का काम क्या है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना। ये कंट्रोलर क्या करता है, ये एनोटेशन लगाने से आपका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भी ये क्लास हैंडल करेगा और साथ ही साथ इसका क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, एक कंट्रोलर बन गया। ओके, नेक्स्ट दूसरा एंटिटी। एंटिटी क्या होगी हमारी, एक क्लास, कौन सी क्लास, यूजर नाम की। यूजर नाम का एक क्लास है जो कि ये एक एंटिटी है। क्या है, एंटिटी, @एंटिटी, @एंटिटी। तो ये एंटिटी एनोटेशन आपको मिला कैसे, जो आपने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड की है pom.xml में, क्या, JPA। तो JPA रेपोजिटरी ये ऐड किया है सारी जार्स, तो वो जार्स ये प्रोवाइड करता है एंटिटी और भी सारे एनोटेशंस। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पास यूजर में एंटिटी मिला। तो एंटिटी क्या काम करता है वो बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं यूज कर लूँ प्राइवेट इंटीजर, ऑटो सजेशन ऑफ है क्या, इंटीजर UID, यूजर ID, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड। ठीक है, इस क्लास का सेटर गेटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेटर गेटर है क्या इस क्लास के पास, नहीं है। तो क्या करोगे आप, @data, @data अप्लाई कर दिया, सेटर गेटर क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। तो इसके लिए @id, एक यूनिक आईडी बनाने के लिए एनोटेशन लगाते हैं @id। तो UID जब डेटाबेस में जाएगा तो इसका इस नाम का फर्स्ट कॉलम क्रिएट होगा जिसकी आईडी जनरेट होगी। फिलहाल के लिए स्किप करें, माइंड बिल्कुल यूज ना करें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, प्रोसेस देखें कि काम हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है छोड़ दें, मैं पूरा डायग्राम से सब चीज बता दूंगा आपको। यूजर काम हो गया रेडी, यूजर एंटिटी क्लास बन गई, यस। चलते हैं रेपोजिटरी के पास। रेपोजिटरी ये क्या काम करेगा आपका,
ये रेपोजिटरी एक इंटरफेस है, जेपीए रेपोजिटरी। तो हमें एक इंटरफेस, एक रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा, माई रेपोजिटरी। तो माई रेपोजिटरी की जगह हम लिखेंगे यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी, फिनिश। यूजर रेपोजिटरी एक्सटेंड करता है किसको, इसको जेपीए रेपोजिटरी, ठीक है, जेपीए रेपोजिटरी। अब सिंपल जेपीए रेपोजिटरी पास करें, इसमें पास करना है जेनेरिक्स टाइप। तो किसका टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल का नेम। तो हम चाहते हैं कि यूजर का टेबल क्रिएट करो, यूजर एक एंटिटी क्लास है, और इस किसका आईडी जनरेट करना है, उसका डेटा टाइप इंटीजर का डेटा टाइप है। बस सिंपल इतना कर दो, काम खत्म, छोड़ दो। ये हो गया हमारा रेपोजिटरी रेडी। कौन सा डायग्राम में आओगे, इसकी बात कर रहे थे, इस लाइन की। ये रेपोजिटरी रेडी हो गया, कंट्रोलर रेडी हो गया, मॉडल रेडी हो गया। बचा क्या हमारा, इंटरफेस और सर्विस। बस इतना ही करना है, इंटरफेस और सर्विस में आता है, ठीक है। सर्विस में कौन सा इंटरफेस क्रिएट करना है, इंटरफेस आई यूजर सर्विस इंटरफेस। क्या ऑपरेशन चाहिए आपको, यूजर का डेटा डेटाबेस में स्टोर करो। तो यूजर पब्लिक सेव करने के लिए सेव ऑपरेशन क्या है, ये रिटर्न करता है क्या आपको। सेव करने के बाद आप जैसा चाहे, आप कोई मैसेज रिटर्न कराना चाहे तो मैसेज रिटर्न करा सकते हैं, या सेव और फेल्ड और सक्सेस मैसेज, बुलियन ऑफ ट्रू और फॉल्स में भी डेटा आप रिटर्न करा सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन ले लो, बुलियन सेव यूजर का डेटा सेव करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट, बस एक सिंपल मेथड अभी गेट करने के लिए बता देंगे। एक सिंगल मेथड, कंट्रोल सेव। अगर आपको गेट ऑल करना है तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस इंटरफेस के अंदर गेट ऑल का भी मेथड लिख लो। तो गेट ऑल के लिए मेथड क्या लिखेंगे, पब्लिक लिस्ट यूजर गेट ऑल यूजर्स, दो मेथड्स हमारे पास रेडी हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, राइट क्लिक, एक क्लास और क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे, फिलहाल क्या है, यूजर सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन, यूजर सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन। ये किसका इम्प्लीमेंटेशन है, आई यूजर सर्विस। तो इम्प्लीमेंट कर दो आई यूजर सर्विस। सिंपल इम्प्लीमेंट करना है, ये आ गया। इसकी लॉजिक, सेव करने के लिए हमें चाहिए लॉजिक और रिटर्न करने के लिए लॉजिक। तो ये लॉजिक कहाँ लिखी जाएगी, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसके अंदर, इसमें क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसके अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन। तो यहां से क्या आएगा हमारा, रिक्वेस्ट सेव करने के लिए कौन सा रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, यहाँ पास पोस्ट या गेट, डेटा सेव कराने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट, डेटा गेट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट। तो इसकी हमको क्या करनी होगी, मैपिंग। तो दो मेथड बनाएंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये कनेक्ट होगा पोस्ट मेथड से, गेट रिक्वेस्ट कनेक्ट होगा गेट रिक्वेस्ट से, गेट मेथड से, है ना। तो गेट कौन कर रहा, पोस्ट कौन करेगा, ये डिपेंड करता है इसकी लॉजिक पे। तो ये पोस्ट के लिए मेथड बना है और ये गेट करने के लिए मेथड बना है। तो पोस्ट में क्या काम होगा कि पोस्ट किसको करना है, आपको पोस्ट किसको करना है, यहाँ से ये पोस्ट किसको करेगा, यहाँ से डेटा आएगा तो पोस्ट करेगा रेपोजिटरी को। तो इसका मतलब कि ये रेपोजिटरी जो है, इस रेपोजिटरी को आप इंजेक्ट करें इसके अंदर, सही है। इस रेपोजिटरी को आपको इंजेक्ट करना होगा सर्विस के अंदर, तभी तो ये डेटा जाएगा आपका। और इसके पास डेटा कहां से आएगा, इसको इंजेक्ट करेंगे, इंटरफेस को इंजेक्ट करेंगे,
हाँ, क्लास को इंजेक्ट करेंगे टाइटली कपलिंग या लूज कपलिंग? हाँ, अरे इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भूल गए क्या? अभी कुछ दिन पहले बताया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सर लूज कपलिंग सर। हाँ, लूज कपलिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ मैं बोला कि इंटरफेस को आप कनेक्ट करो किसमें? यूजर कंट्रोलर में। तो कैसे कैसे इंजेक्ट करोगे? मान लो इसके पास एक वेरिएबल है प्राइवेट, प्राइवेट इंटरफेस का नेम बताओ, आई यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, सेटर इंजेक्शन, हाँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, याद आया? सेटर इंजन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो वहां स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैनुअली करना पड़ता था, यहाँ ऑटोमेटिक होता है स्प्रिंग बूट। सिर्फ क्या करना होगा आपको? एक एनोटेशन लगाना होगा ऑटो वायर्ड। क्या है? ऑटो वायर, ऑटो वायरिंग। याद आया? बताया ना स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है ऑटो वायरिंग? बाय टाइप, बाय नेम। तो यहां सिर्फ एक सिंगल एनोटेशन अप्लाई कर दो, ऑटो वायरिंग हो जाएगी। ठीक, बस ये काम बस ये करना था। तो ये आई यूजर सर्विस, इसका मतलब कंट्रोलर में कैसे बाइंड हुआ? इस लाइन के थ्रू। क्या किया आपने? बस सिंपल एक लाइन लिखा ऑटो वायरिंग, और ऑटो वायरिंग लिखने के बाद आपने एक इसको इस इंटरफेस को इंजेक्ट करा दिया। ये जब इंजेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का मेथड्स, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, सारे मेथड इसको मिल जाएंगे। यस, इसी तरह से हमें इस रेपोजिटरी को इंजेक्ट कराना है। कैसे इंजेक्ट कराएंगे? हाँ, कैसे इंजेक्ट करेंगे? चलें सर्विस क्लास में, यूजर सर्विस, यहाँ प्राइवेट, प्राइवेट बोलो रेपोजिटरी का नेम यूजर, अरे क्या है यार, यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी, ये इंटरफेस है ना? यस, कैसे करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन? ऑटो वायर, मैनुअली या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ क्या हो रही है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रही है। तो इसको हमें आईओसी कंटेनर को बताना है कि हमारा एक बिजनेस क्लास है, सर्विस क्लास है, तो इसके लिए एक एनोटेशन आता है सर्विस, सर्विस, सिंपल इतना काम करना था। और ये यूजर रिपोजिटरी के पास ये कौन सा रिपोजिटरी है? जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी इसको एक्सटेंड कर लिया ना। इसका मतलब जेपीए रिपोजिटरी के पास काफी मेथड्स हैं, सेव एंड फ्लेक्स एंटिटी पास करो, सेव ऑल, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जेपी रिपोजिटरी के पास जाएंगे, ये एक्सटेंड करता है किससे? लिस्ट करड रिपोजिटरी। ये किसको एक्सटेंड करता है? करड रिपोजिटरी। करड रिपोजिटरी में जाएंगे, देखिए सेव मेथड, सेव मेथड, इसकी लॉजिक देखेंगे, लॉजिक बता देंगे आपको सेव करने के लिए। सिंपल सारी क्वेरी रिकॉर्ड, ये ऑल रिकॉर्ड के केस में बल्क डेटा लोडिंग, फाइंड बाय आईडी बना बनाया, देखो ऑप्शनल क्लास, ठीक है, क्या है ऑप्शनल क्लास। ठीक है, तो सिंपल क्या काम करना बचा हमारा? एग्जिस्टिंग बाय आईडी, फाइंड ऑल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, फाइंड बाय आईडी। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा हमें बाय डिफॉल्ट? रिपोजिटरी, जेपी रिपोजिटरी। यस, तो जेपी रिपोजिटरी अगर मिल गया तो मैं क्या करूंगा? हे यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी मुझे प्रोवाइड करो सेव मेथड, है ना उसके पास सेव मेथड। सेव मेथड बोलता है कि मुझे प्रोवाइड करो यूजर का रिकॉर्ड, मींस एंटिटी। ये लो यूजर का एंटिटी, ये दे दिया, हो गया रिकॉर्ड सेव। यस, अगर सेव होता है तो आप रिटर्न करो मुझे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सेव, इफ सेव्ड, इफ सेव्ड, अगर सेव्ड होता है तो रिटर्न कर लो, या तो अभी के चेंज कर लो सेव्ड। अगर ये सेव्ड होता है तो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, है ना? तो इफ सेव्ड, अरे सिंपल इसी को रिटर्न करा लो यार।
बाकी लॉजिक लिख देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ये एक्चुअली रिटर्न कर रहा है, 1 मिनट, इसको स्टोर कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल 1। यूजर टाइप का डेटा निकालना, यूजर से हमें ये अगर सेव्ड करता है तो सेव्ड और टर्नरी ऑपरेटर यूज कर ले या फिर अभी लिख लेते हैं, चलो इफ सेव्ड डॉट id गेट uid। चलिए यहाँ से आपको रिटर्न कराना होगा टू नहीं, सिंपल ऐसा कर लो। चलो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर यहाँ से कंडीशन लिख सकते हो। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन मीन्स 0 से ग्रेटर है, ठीक है। इस सेव आईडी, अगर आईडी है, आईडी होगा तो वो रिटर्न करेगा रिटर्न टू एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एल्स रिटर्न फॉल्स है ना, रिटर्न फॉल्स। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लॉजिक लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा। डायरेक्ट यूजर आएगा, यूजर से निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से, क्योंकि जब ये रिपोजिटरी रिटर्न क्या करेगा, 1 या इसकी आईडी हम निकालेंगे, आईडी से निकाल के चेक करेंगे। अगर आईडी होगा 0 से ग्रेटर होगा तो कंडीशन क्या होगा, 2 होगा। अगर -1 होगा, -1 कब रिटर्न करता है डेटाबेस, -1 कब रिटर्न करता है, जब नो रो अफेक्टेड, याद है? अरे जेडीबीसी स्टार्टिंग, हेलो, यस। तो यहाँ यूजर रिपोजिटरी, अरे वो आ गए क्या सब लोग एडब्ल्यूएस वाले? यूजर रिपोजिटरी फाइंड ऑल मेथड ये रिटर्न करेगा ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, तो ऑल यूजर्स रिटर्न कर दो, ऑल यूजर्स, बस हो गया। ये आपकी लॉजिक कंप्लीट है। क्या डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी पड़ी? नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल। ये हो गया हमारा 2 ऑपरेशन यहाँ रेडी। ये आई यूजर्स इंटरफेस, ये यूजर सर्विस IMPL, ये आपका JPA रिपोजिटरी रेडी। और यूजर मैनेजमेंट, ये एप्लीकेशन सर्वलेट इनिशियलाइजर, इसको क्लोज और इसको क्लोज। कंट्रोलर, अब लास्ट क्या बचा हमारा? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में 2 मेथड हैंडल करने हैं, ये मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, हेलो, कंट्रोल C, अरे बोलो यार। यस सर। नहीं समझ में आया ना? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, समझना नहीं है, फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सिंपल है, स्प्रिंग बूट मैं बता रहा हूँ काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं बस सिर्फ कॉपी कोड कर रहा हूँ, कंट्रोल C, आपको बताने के लिए कि कैसे चीजों को इंजेक्ट हो रहा है। ये आपका JPA रिपोजिटरी, कितने लाइंस के कोड हम लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, JPA रिपोजिटरी। और क्या हमारा बचा? यूजर इंटरफेस, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूजर सर्विस IMPL,
कितना हमने काम किया है बस वो देख लो। इतने काम में हमारा डेटा क्या होने जा रहा है, डेटाबेस में इंसर्ट, और बचा एक कंट्रोलर। कंट्रोलर कल कंट्रोलर लिख देंगे, स्मॉल सा लॉजिक है कंट्रोलर का, ज्यादा लेंदी लॉजिक नहीं। कुल मिला के कितने कॉन्सेप्ट हुए यार, बस ना, यही है ये आपका कंट्रोलर। इसको मैंने इंजेक्ट कर दिया आई यूजर सर्विस से, आई यूजर सर्विस, और इसको इंजेक्ट करा दिया रेपोजिटरी को यहां से। और जब यहां से रिक्वेस्ट आएगी गेट की तो वो जाएगा गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो सीधा गेट मेथड के पास, सॉरी सेव करने के लिए। अरे कोई लिंक शेयर कर देना यार AWS ग्रुप में। हेलो, क्या है AWS को बड़ा टाइम लेट हो जा रहा है। यहाँ पास आ गया गेट यस या सेव, सेव के लिए एस, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सेव के पास। अगर आ जाएगा गेट तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, गेट मेथड के पास। और ये इंटरनल ये जाएगा डेटाबेस, डेटाबेस स्टार निकाल के देगा बस। तो कितना स्मॉल सा लॉजिक है। और ये यूजर का डेटा सेट करने के लिए एंटिटी। कोई है कोड लेंदी, स्प्रिंग बूट, और इसी में आपको डेली करना है, डेली यहीं से आना है यहीं से जाना है, मतलब ये आपका डेली का मैप है, ये डेली मैप है। यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई, यहाँ से सर्विस के पास भेजना है, रिपोजिटरी से डेटा बोलना है कि डेटाबेस में स्टोर कराना है डेटा, ये एंटिटी। इसी पे सारा प्रोजेक्ट हमारा घूमता रहेगा। बोलो स्प्रिंग बूट समझना आसान है या डिफिकल्ट? क्यों हैप्पी? जी सर, एक बार और रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सर, फिर आगे समझ थोड़ा। अरे आज नहीं समझ में आना, मैं ये बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझने में कितना टाइम लगेगा? 1 वीक? जी सर लग 1 वीक ना 2 वीक? नहीं सर, एक हफ्ते में तो अभी मैंने, अरे नहीं लगेगा, मैं अभी तो स्टार्ट नहीं किया ना, अभी तो मैंने बताया कि फ्लो बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट कितनी छोटी है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजें काफी छोटी हैं, लेकिन कौन इसके अंदर जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। ये डेली का फ्लो है, डेली का फ्लो है जो हमें काम करना है, इस पे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। जी सर ठीक है, बस थोड़ा टाइम दो, धीरे 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 सब एक मास्टर बना दूंगा तुम लोग को, चिंता मत करो। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।